कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज 15 अक्टूबर है और आज महिला किसान दिवस है। तो महिला किसान दिवस पे जो भी हमारी कृषक महिला बहनें हैं उन सब को, और जो खेती बाड़ी से जुड़े दूसरे जो सहायक धंधे हैं उनसे जुड़ी समस्त जो कृषक महिलाएं हैं उन सबको इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज महिला किसान दिवस है क्योंकि महिलाएं जो हैं वो हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, लेकिन खेती बाड़ी का जो क्षेत्र वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पुराने कई दशकों से महिलाएं जो हैं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही थी। चाहे वो सुबह उठ के जो है डांगा डोर का काम करना है, घर का जो खाना है वो बनाना है, उसके बाद खेत में जाकर जो है खेत में भी काम करना है, पशुओं का चारा लेकर आना है और पशुओं को पानी पिलाना है, साथ में जो दूसरे सहायक धंधे खेती बाड़ी से जुड़े उनमें भी जो है उनका भी काम करना है। तो हर क्षेत्र में जो खेती बाड़ी से जुड़े क्षेत्र हैं उनमें महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर शुरू से ही काम करती आ रही हैं। और इसी विषय में आज हमने बातचीत की डॉक्टर ममता जी से। आप विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में। और डॉक्टर ममता जी ने क्या बताया तो सुना मैं हमारी जो महिला किसान साथी हैं उनको। आज की बातचीत का विषय है महिला किसान दिवस। हर साल 15 अक्टूबर को महिला किसान को सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है और इसी दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर ममता जी को। आप विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज 15 अक्टूबर है और आज महिला किसान दिवस है, तो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस का महत्व क्या है, क्यों हम इसको मना रहे हैं डॉक्टर साहब? जी, डेयरी से मंडी, खेत से खलिहान, महिला किसान कहाँ है पहचान। जब भी हम बात करते हैं किसानों से, किसानी संबंधित सलाह से, हम क्या नाम लेते हैं? किसान भाई जी। हम कभी ये नहीं बोलते महिला किसान, किसान बहन जी। जबकि हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनका कृषि में बहुत योगदान है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। आप आंकड़ों की ही बात कर लें तो भारत की कुल जनसंख्या का 50 से 25% है वो अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है और भारतीय महिलाएं 70 से 75% अपना कृषि में योगदान देती हैं, जिसमें से 30% ही क्या है? कृषक महिलाएं हैं जी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि दुनिया का 60% जो अनाज है वो महिलाओं के द्वारा उगाया जाता है, लेकिन हम कभी नहीं कहते कि किसान बहन। तो इसी के लिए मंत्रालय ने 2016 में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस को महत्व दिया और इसको बनाना शुरू किया, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो बुआई, रुपाई, खाद, पौध संरक्षण, कटाई, निराई, भंडारण सहित कृषि के विभिन्न कार्यों में अपना सहयोग देती हैं। तो महिलाएं हैं अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके, उसके लिए ये मंत्रालय का ये दिवस मनाया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत सही कहा कि जब बात करते हैं ना कि किसान, तो किसान का नाम लेते हैं हमारे मन में जो दिमाग में जो छवि आती है वो पुरुष की आती है, तो महिला किसान की छवि हमारे दिमाग में आती ही नहीं है। हाँ, और जबकि चाहे वो सुबह 4 बजे उठ के गाय भैंस का दूध निकालना है, हाँ, खेत में जाना है, दोपहर की रोटी लेके जानी खेत में, सारा जो है पशुधन है उसका काम करना है, और जितने भी उसके साथ साथ घर का जो है चूल्हा चौका वो सारा कुछ संभालती है महिलाएं। लेकिन क्योंकि वो बिना किसी सैलरी के काम करती है तो हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता ही नहीं है कि वो ये काम भी कर रही है। हाँ जी। ज्यादातर हमारे दिमाग में ये होता है कि कोई स्कूल टीचर है महिला या फिर कोई प्रोफेसर कॉलेज में है तो वो एक मंथ के बाद सैलरी लेती है तो हम कहते हैं वो काम करती है, लेकिन जो खेत में काम कर रही है उसको हम इसमें गिनते ही नहीं कि वो काम कर रही है। तभी हम महिला किसान नहीं बोलते, हम सिर्फ हमारे दिमाग में छवि ये आती है कि ना किसान भाई ये काम करे, किसान भाई है बिजाई कर ले, रुपाई कर ले। हम कभी नहीं बोलते कि किसान बहनें हैं अब अपने बिजाई के लिए बीजोपचार करें, कभी ऐसा उच्चारण नहीं करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो महिला किसान
जो साथी है उनके सामने आती है। जी, आपने सही कहा कि जो किसानों में किसानी जब महिलाएं करती हैं तो उनका परिश्रम बहुत लगता है, लेकिन उनका जो जमीन पर जो मालिकाना हक है वो कितना है, 14% है जी। और मैंने आपसे पहले आंकड़े में बताया कि जो महिलाएं हैं 70 से 75% अपना योगदान देती हैं, लेकिन मालिकाना हक क्या है, 14% है, जिसकी वजह से उनको ऋण लेने, विस्तार सेवाओं तक उनकी पहुंच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जमीन पर मालिकाना हक कम होने की वजह से वो निर्णय लेने में भी सक्षम नहीं होती। एक तो मुख्य बाधा ये है। दूसरी बाधाएं क्या है कि उनमें उद्योगिता है, स्टार्टअप है, कौशल है, इन सब में क्या आती हैं, उनको बाधाएं आती हैं। दूसरा, महिलाओं के ऊपर जो कार्यभार है वो अधिक है। जैसे कि महिलाएं खेत में तो जाती ही जाती हैं, घर की जिम्मेदारियां भी हैं, बच्चों की भी जिम्मेदारियां हैं, इस वजह से उसके पास क्या है, समय की बहुत कमी होती है। तीसरी जो सबसे मुख्य जो चुनौती है वो है उनके पास परिवहन की कमी होना जी। और बाजार वगैरह में अगर वो जाती है तो लैंगिक आधारित भेदभाव होने की वजह से वो अपने उत्पाद को अच्छी जगह पर बेच नहीं पाते, इसमें भी वो सक्षम नहीं है। और सबसे बड़ी चुनौती है कि जो बदलता हुई जो जलवायु परिवर्तन है उसके आधार पर जो कृषि में चुनौतियां आ रही है उसमें भी उसको थोड़ी चुनौतियां आ रही हैं। तो ये सबसे चुनौतियों का कारण है वो महिलाओं के लिए है। यानी कि अभी जो महिलाएं हैं उनको पूरी तरह से एक्सपोजर नहीं मिला है कि वो खुल के जो है इस काम या इस प्रोफेशन में जो है खेती बाड़ी वाले में आगे आ सके जी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो सरकार है वो कौन कौन सी योजनाएं जो है महिला किसानों को प्रदान करी है ताकि जो महिला किसान है उनका और ज्यादा सशक्तिकरण हो सके? जी, महिलाओं के लिए जो सरकार है वो अलग अलग विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाती रहती हैं और अभी फिलहाल कुछ योजनाएं चल भी रही हैं। तो सबसे पहली योजना है महिला किसान योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है। दूसरी जो योजना है वो महिला किसान सशक्तिकरण योजना है। यह योजना है दीनदयाल योजना के अंतर्गत आती है। इस योजना में महिलाएं हैं, कोई नवाचार है, कोई उद्यम है, उसकी तकनीक के बारे में जानकारी हासिल करना चाहती है या कोई अनुदान राशि चाहती है तो उसके बारे में सारी की सारी जो जानकारी है उसको इस योजना के अंतर्गत मिलती है। उसके बाद जो तीसरी जो योजना है नमो ड्रोन दीदी पहल, यह जो योजना है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा विकसित संकल्प अभियान के दौरान चलाई गई थी। इस योजना में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो ड्रोन चला सके और साथ ही साथ प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनको ड्रोन खरीदने के लिए अनुदान भी दिया जाता है। तो तीसरी योजना है लखपति दीदी योजना। ये जो योजना है इसमें जो महिलाएं हैं कृषि में इस्तेमाल होने वाले यंत्र हैं उनको खरीद सकती है, उसके ऊपर अनुदान राशि है ये सरकार के द्वारा दी जाती है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा महिला किसानों को प्रोत्साहन मिल सके, वो आगे आ सके, इसके लिए कुछ पुरस्कार भी हैं वो दिए जाते हैं। पहला जो पुरस्कार है नारी शक्ति पुरस्कार है, दूसरा महिला किसान पुरस्कार है और तीसरा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला किसान पुरस्कार है। इसी कड़ी में जो हमारे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा साल में 2 जो कृषि मेला है उनका आयोजन किया जाता है, एक रबी और एक कृषि। ये जो मेला है जो विस्तार शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत डॉक्टर बलवान सिंह के तहत ये मेले ऑर्गेनाइज होते हैं। अभी वो निदेशक डॉक्टर बलवान सिंह हैं। तो इन मेले के दौरान हर जिले की एक जो प्रगतिशील महिला है उसको पुरस्कृत किया जाता है। जी। ये तो सरकार की तरफ से योजना है कि जो कृषक महिलाएं हैं वो आगे किस तरह बढ़े। डॉक्टर साहब, इसके अलावा ऐसी भी कोई किसान महिला है जिसके बारे में आप जानते हो कि हमारे जो कुरुक्षेत्र जिले से हो कि जिसने जो है खेती बाड़ी में कुछ अलग करके दिखाया है, जो हमारी कृषक महिलाएं साथी हैं उनके लिए एक वो प्रेरणा का स्रोत भी बने? जी, ये बात सही कही है आपने कि अगर हम किसी को उदाहरण के तौर पर बताते हैं तो वो आसानी से समझता है। तो एक बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कृषि के क्षेत्र में आगे आई हैं, उन्होंने अपना नाम कमाया है, अपने आप को सशक्त किया है। लेकिन मैं एक का नाम जरूर उजागर करना चाहूंगी, वो है
उषा रानी, ये संघोर गांव की है। इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र से प्रशिक्षण हासिल किया। प्रशिक्षण हासिल करने के बाद में इन्होंने अपना काम शुरू किया और आज इन्होंने अपने आप को इतना सशक्त कर लिया है कि ये अपने गांव की और भी महिलाओं को काम दे रही है, उनको भी सशक्त करने का कार्य कर रही है। इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से अचार और मुरब्बे का प्रशिक्षण हासिल किया और अब ये अलग अलग प्रकार के जो अचार है, मुरब्बा है, कैंडी है, वो बना रही हैं। और मैं बताकर आपको हैरानगी होगी कि इनका जो बना हुआ आंवले का अचार, मुरब्बा, कैंडी है, वो भारत की हर एक कोने में जाता है। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि घर में बनाती हैं, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बनाती हैं और अब इन्होंने अपने आप को सशक्त करके पूरे गांव में और पूरे जिले में मिसाल कायम की है। जी, यानी कि जो हमारी और जो किसान महिला साथी हैं, जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, तो उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि वो भी कोई न कोई खेती बाड़ी से जुड़ा या कोई भी सहायक धंधा शुरू करके जो है आमदनी कमा सकती है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, तो हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें महिला किसानों को किस किस तरह के योगदान या किस तरह की उनको मदद की जाती है? जी, जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इन प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद जो महिला किसान है या किसान है वो अपना कार्य शुरू कर सकते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हम उसके बाद भी उनसे जुड़े रहते हैं, उनको संपूर्ण जानकारी देते रहते हैं। हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं। हमारे जो वरिष्ठ समन्वयक है डॉक्टर बलजीत सिंह सहारन, वो माइक्रोलॉजी विभाग के हैं। वो प्राकृतिक खेती के ऊपर क्या है, नेशनल लेवल के एक्सपर्ट हैं। तो जो महिला किसान है प्राकृतिक खेती में अपनी रुचि रखती है, वो कृषि विज्ञान केंद्र में आकर हम डॉक्टर बलजीत सिंह सहारन है उनसे अपने दिमाग में जो भी संशय है उनको क्लियर कर सकती है, साथ ही प्रशिक्षण ले सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ पर अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ हैं। अगर आपके पास कोई और भी अपनी फसल है लगा रखी है, उसमें कोई समस्या आ रखी है, तो उन सब की आप क्या ले सकती है, कृषि विज्ञान केंद्र में आकर राय ले सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, इसका डॉक्टर साहब जो कृषि से अलावा जो सहायक धंधे हैं, जैसे आपने बताया अचार है, मुरब्बा बनाना है या पौधशाला तैयार करना है, तो इस तरह के जो सहायक धंधे हैं क्या वो भी सारे कृषि विज्ञान केंद्र में अलग अलग विषयों से संबंधित प्रशिक्षण होते रहते हैं। जैसे मशरूम उत्पादन पे है, महिलाओं के लिए सिलाई है, कढ़ाई है, कटाई है, अचार मुरब्बा है, बी कीपिंग की जो मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण है, मशरूम उत्पादन के ऊपर प्रशिक्षण है। तो वो प्रशिक्षण समय समय पर होते रहते हैं और हमारे यहाँ पर जो मशरूम उत्पादन का जो प्रशिक्षण है उसके लिए जो भी किसान है मतलब कि इच्छुक होते हैं, तो जैसे ही पार्टिसिपेंट्स की संख्या ज्यादा होती है उसी हिसाब से हम जो प्रशिक्षण है वो रख देते हैं। साथ ही जो प्रशिक्षण लेने वाले जो प्रशिक्षु होते हैं उनको एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि जो मशरूम उत्पादन का जो सर्टिफिकेट उन्होंने लिया है उसके आधार पर उनको सर्टिफिकेट से अनुदान भी मिलता है। जी डॉक्टर साहब, जी इनकी डॉक्टर साहब इनकी जो उन्होंने प्रशिक्षण लिया है तो उसको एक मान्यता दी जाती है सर्टिफिकेट के माध्यम से कि भाई आपने ये प्रशिक्षण पूरा किया है। हाँ, आप अब अनुदान ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी अच्छा डॉक्टर ममता जी, आप स्वयं एक महिला है, तो जो हमारी महिला किसान साथी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में? जी, मैं अंत में यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो महिला किसान है किसी भी कार्य को करने के लिए इच्छुक है, उनके दिमाग में कोई नवाचार चल रहा है या वो उद्यमशीलता किसी कार्य में दिखाना चाहती है या कोई वो नया व्यवसाय करना चाहती है, तो इसके लिए अगर उनको धनराशि की आवश्यकता है तो वो इसके लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित एपिक सेंटर, जिसे एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भी कहते हैं, वहां से अनुदान है प्राप्त कर सकती हैं। यहाँ से अनुदान 4 लाख से 25 लाख तक भी मिल सकता है और यहाँ अनुदान के साथ साथ आपको तकनीकी जानकारी भी समय समय पर दी जाती है। विशेषज्ञों की राय है वो आपको उपलब्ध कराई जाती है और यहाँ से आप अपना व्यवसाय है
आराम से शुरू कर सकते हैं। तो जो भी मेरी महिलाएं हैं, मैं उनसे निवेदन है कि अगर उनके पास कोई नवाचार है, वो कोई काम करना चाहते हैं, तो वो एपिक सेंटर से अनुदान राशि प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो ये एपिक सेंटर है, तो ये सेंटर है कहाँ? यानी कि जो अगर कोई किसान महिला साथी है वो वहां तक पहुंचे कैसे, या ऑनलाइन है, किस तरह से इसके लिए? ये मैंने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो कि हिसार में स्थित है जी, वहाँ पर ये एपिक सेंटर है। वहाँ पर जिले से कोई भी है अनुदान राशि है प्राप्त कर सकता है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर ममता जी, आपने महिला किसान दिवस पर जो हमारे महिला किसान साथी हैं, चाहे उसमें आपने एक उदाहरण भी दिया कि गांव संघोर से जो है महिला साथी हैं जिन्होंने अचार और मुरब्बा इतना उनका मशहूर हुआ कि देश के कोने कोने में जाता है। तो इस तरह आपने जो है किसान महिला जो साथी हैं उनके सामने क्या क्या चुनौती आती हैं, सरकार उनके लिए क्या क्या कार्य कर रही है, और कृषि विज्ञान केंद्र उनके लिए क्या कार्य कर रहा है, वो सब की आपने जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये तो सुनी भाइयों भेंट वार्ता महिला किसान दिवस में। यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता, यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव, यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं। कभी हिमयुग, कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है। और भाइयों, ये बात करें मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 18 डिग्री सेल्सियस। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 18 डिग्री सेल्सियस। और आसमान भाइयों जो है साफ रहेगा। और साथ ही भाइयों जानकारी लें कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल है दिन वीरवार और कार्यक्रम रहेगा किसान वाणी। और किसान वाणी कार्यक्रम में भाइयों कल चर्चा करेंगे सफेद बटन कुंभ की अधिक पैदावार कैसे लेवें, और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे दुधारू पशुओं के लिए संतुलित आहार के महत्व पर। और जानकारी लेंगे भाइयों मिर्च फसल की देखभाल में। और इब करवाऊं भैया का मनोरंजन, सुने रागणी। बंदूक है बापू, मैं ते अपनी क्यारी में और भारत ने आजाद करने की करे तैयारी में बंदूक है बापू वे अपनी क्यारी में भारत ने आजाद करने की करे तैयारी में बंदूक है बापू अपनी क्यारी में भारत ने आजाद करने की करे तैयारी में। ओ भारत माता गुलाम पड़ी से हाथ हथकड़ी बेड़ी जड़ी से आधे हथकड़ी बेड़ी जड़ी से मेरे भीतर ले मैं न्यूआग छड़ी से भीतर ले मैं आग छड़ी से बनू चंगारी में भारत ने आजाद करने की करे तैयारी में गोमूसू बंदूक है बापू भरे अपनी क्यारी में भारत ने आजाद करने की करे तैयारी में।
खटके सारे हिंद मारे मैं लूट मचारे देखे दुश्मन करके पैदा ठारे दुश्मन करके पैदा ठारे देखे नरमी मारी मैं भारत ने आजाद करने की करे हत्यारी मैं बंदूक है बापू अपनी कारी शान युमा मेरी नजर के मत सारे बदले ले लूं गिरके चलूं अंग्रेजा की मौत बनके चलूं अंग्रेजा की मौत बनके फौलाद कठारी में आजाद करने की करे हत्यारी में बंदूक है बापू न्यू अपनी क्यारी में आजाद करने की करे हत्यारी में रामफल शर्माना मूल डरूंगा मैं आजादी की नीम धरूंगा तेरा नाम पिताजी अमर करूंगा तेरा नाम पिताजी अमर करूंगा इस दुनिया सारी में भारत में आजाद करने की तेरे हत्यारी अपनी कारी में भारत में आजाद करने की तेरे हत्यारी ये तो सुनी भजन रागणी और गाय कलाकार थे रामफल शर्मा। और भाइयों इब करें चर्चा नवजात कटड़ू और बछड़ों की देखभाल पे। किसान भाइयों नवजात जो पशु हैं उनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है, खास तौर पर जब कई प्रकार के जो जीवाणु जो जनित रोग हैं अगर वो हमारे जो नवजात बछड़े या कटड़े हैं उनमें आ जाए तो बड़ी समस्या पैदा करते हैं। जिस तरह पेट के कीड़े, ये रोग जो है अधिकतर भैंस के जो कटड़े हैं उनमें पाया जावा है और इनके पेट में भाइयों ये कीड़े पनप जाए हैं जो कि लंबे भी हो सके या गोल आकार के या दोनों प्रकार के भी हो सके हैं। और ये कीड़े भाइयों कटड़ों के गोबर में हम नंगी आंखों तभी साफ साफ देख सके हैं और इस बीमारी का इलाज ना होने पर जो है काफ़ी कटड़े मर भी जाए हैं। कारण है भाइयों गंदा पानी, जो जगह है वो साफ ना होना, जो चारा है वो भी गंदी जगह से लेकर आना, तो इससे जो है पेट में कीड़े बन जाए। और इस रोग के अगर लक्षण की बात करें तो भाइयों कटड़ा काफ़ी जो है खाने पीने पे भी जो है दुबला पतला हमें दिखाई देगा, सुस्त रहेगा सारा दिन और कटड़े को पहले कब्ज होगी और बाद में दस्त लगेंगे और दस्त जो है वो मटमैले रंग के दिखेंगे जिसमें कोई जो है कीड़े या जून जो हमें साफ साफ दिखाई देंगे। और इसके निदान खातर भाइयों समय समय पर जो पशु चिकित्सक द्वारा बताई गई जून की या जो पेट के कीड़े की दवाई है वो हमने अपने बछड़े कटड़ों को जरूर देनी है। इसके अलावा भाइयों सफ़ेद दस्त, ये भी एक छूतदार जो है बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है और इसमें भाइयों जो कटड़े हैं उसमें सफ़ेद बदबूदार जो है दस्त लाग जाए जिससे कि कटड़ा जो है कमज़ोर हो जाए और जल्द ही जो है वो मर भी जाओ है। साथ ही भाइयों पैदा होने के 2 से 3 दिन के बाद यह बीमारी अधिक प्रकोप ले है और ये बीमारी भाइयों गंदे प्रबंधन के कारण ही वो है। कटड़े को ये रोग गाय के थनों के द्वारा फैला है और ये रोग भाइयों बैक्टीरिया के कारण फैला है और भोजन नली के द्वारा होकर ये जो दूषित जो थन थे उनके माध्यम से ये जो जीवाणु है वो भोजन नली में तो होकर पेट में पहुंच जाए, आत्मा तक पहुंच जाए
और इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो कटड़ा है बछड़ा है वो दूध पीना छोड़ देगा, सुस्त हो जाएगा, बुखार चढ़ेगा और सफेद और पीले बदबूदार दस्त आएंगे। कटड़ा कमजोर हो जाए, आंखें अंदर की तरफ धस जाए और जो बीमारी है उसका ज्यादा प्रभाव हो जाए तो उसके कारण भाइयों कटड़ा जो है 2 से 3 दिन में मर भी सके है। और इसके निदान खातर भाइयों हमने जिस तरह लक्षण दिखाई देवे तो तुरंत जो है पशु चिकित्सक तय जरूर मिले और अपने कटड़े बछड़े ने जरूर दिखावें और उसका इलाज करवावें। रोकथाम खातर भाइयों कटड़े को जो है खीस जरूर पिलावें और कटड़े के पैदा होते ही कुछ घंटे के बाद जो है इस रोग के बचाव का जो टीका है वो जरूर देवें। साथ ही साफ और हवादार मकान में जो है बछड़े और कटड़े रखें ताकि संक्रमण ना फैले। इसके अलावा भाइयों एक और जो समस्या देखी जाए छोटे कटड़े और बछड़ों में वो है नाभि रोग। ये रोग भाइयों जीवाणु के द्वारा फैल रहा है और कटे हुए नाड़ के साथ जो उसका जो रास्ता है उससे ये जो जीवाणु है वो कटड़े के शरीर के अंदर पहुंच जाए, उसकी नाभि पे सूजन पैदा हो जाए और बाद में भाइयों ये सूजन जो है फोड़ा बनकर फट जाए, जिस तरह घाव बन जाए और इस फोड़े में मवाद बढ़ना शुरू हो जाए और इस तरह भाई जो दूसरे कटड़े हैं उसमें भी छूत की बीमारी फैलने की संभावना बनी रहे। और ये रोग भाइयों गंदे स्थान पर रहने से ही जो है कटड़ों में देखा जाओ है और काफी कटड़े या जो बछड़े हैं वो इस रोग के कारण मर भी जाओ हैं। तो इसके अगर लक्षण की बात करें तो हमने जो लक्षण दिखा है वो है एक तो कटड़ा दूध पीना बंद कर देगा, उसका तापमान शरीर का बढ़ जाएगा, इनकी बुखार होना शुरू हो जाएगा, कटड़ा सुस्त पड़ जाएगा और नाड़ के जगह पर जो है लाल और सख्त सूजन हमने दिखाई देनी शुरू हो जाएगी और बाद में भाई ये फोड़ा बन जाए। उसने छूने पे कटड़े को दर्द भी हो है और चलते फिरने में भी जो है कटड़ा अपने आप में कमजोरी महसूस करे है और वो लेटे रहना ही ज्यादा पसंद करे है। इस बीमारी का अगर हम लक्षण देखें तो रोग के लक्षण दिखते ही पहचान हो जाए तो पशु चिकित्सक द्वारा बताई गई जो कीटाणुनाशक दवाई है उससे घाव को धोएं और जो एंटीबायोटिक है इनकी जो गोली है दवाई है जो भी पशु चिकित्सक बतावें तो वो हमने जरूर देनी है। और हम इस बीमारी की यानी कि जो नाभि रोग है उसकी रोकथाम किस तरह कर सकते हैं तो कटड़े और जो बछड़े हैं उन्हें साफ और हवादार बाड़े में बंद है, आपस में एक दूसरे का जो सूंड है वो ना चूसण देवें और नवजात जो कटड़े हैं उनकी नाल काटने में सावधानी बरतें, यानी कि हमने साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है और रोगी कटड़े को जो स्वस्थ कटड़े या बछड़े हैं उनसे हमने अलग रखना है। तो ये तो भाइयों चर्चा करी कि जो नवजात कटड़े या बछड़ू हैं उनकी हमने देखभाल किस तरह करनी है। और इसी के साथ भाइयों आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।